नमस्ते दोस्तों। सी एस विद आर एस हिंदी मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सिस्टम डिज़ाइन का जो भी इंटरव्यू होता है उसमें आपके सामने जो भी क्वेश्चन रखा जाता है वो यूजुअली एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन होता है। उदाहरण के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक यूनिक आईडी जनरेटर ये सिस्टम डिज़ाइन करें, या तो जो यूआरएल शॉर्टनिंग सिस्टम होता है आप उसे डिज़ाइन करें, या तो एक की वैल्यू पेयर जैसे रेडिस कैश ऐसा एक डेटाबेस स्टोरेज आप सिस्टम डिज़ाइन करें, या तो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, ई कॉमर्स वेबसाइट्स। आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि यूजुअली सिंगल लाइन के क्वेश्चंस होते हैं। अब इन क्वेश्चंस के साथ बात ये रहती है कि आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट तो मालूम नहीं है कि आपको बताया क्या गया है, और रिक्वायरमेंट्स कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आपका रहेगा किसी भी सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू क्वेश्चन में वो ये है कि आप इंटरव्यूअर के साथ 2 से 5 मिनट बिताएं और अपने रिक्वायरमेंट्स फाइनल करें। रिक्वायरमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक साइड होता है आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, एक दूसरे साइड होता है आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज क्यों करना चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन है कि आप एक यूनिक आईडी जनरेटर सिस्टम डिज़ाइन करें। ठीक है, अब आपने बहुत अच्छा सिस्टम डिज़ाइन किया लेकिन आपका जो सिस्टम है वो सिर्फ एक सर्वर पे चलता है। लेकिन इंटरव्यूअर का जो एक्सपेक्टेशन है वो चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रहे, ये मल्टीपल सर्वर्स पे चले, एक की जगह 2 3 4 5 6 7 8 जितने सर्वर्स पे चाहे उतने पे। आपका सिस्टम हो सकता है 10 TPS तक का ट्रैफिक सपोर्ट करे, 10 ट्रांजैक्शंस आते हैं पर सेकंड, बट इंटरव्यूअर का एक्सपेक्टेशन ये आता है कि आप ऐसा सिस्टम बनाएं जो 100 TPS का ट्रैफिक सपोर्ट करता हो। तो बिना सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को फाइनल किए यदि हम कोई भी सिस्टम को डिज़ाइन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक वेग डिज़ाइन उठ के आता है। तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं जो हम फाइनल करते हैं वो बेसिकली एक सेंटर पॉइंट हो जाते हैं जिनके आसपास हम हमारा पूरा डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आखिर होती क्या है। हम शुरुआत करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली जो कोर पार्ट होता है हमारे सिस्टम का, कोर टास्क जो हमारा सिस्टम परफॉर्म करता है, उनको बेसिकली हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये 4 टास्क हैं, यदि हमारा सिस्टम ये 4 टास्क परफॉर्म कर लेता है सही से तो उसका जो एक पर्पस था, जिस उद्देश्य से उस सिस्टम को बनाया गया था, वो सिस्टम उस उद्देश्य को पूरा करता है। अब यदि हम बात करें कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के, तो पहला आता है इनपुट। इनपुट माने एज अ यूज़र जो हम सिस्टम को देते हैं इनपुट, दैट बेसिकली इज़ एन इनपुट। उदाहरण के तौर पे जैसे आप सिस्टम पे लॉगिन करने जा रहे हैं तो लॉगिन करते टाइम आप जो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सिस्टम को प्रोवाइड कराते हैं वो आपका इनपुट बन जाता है सिस्टम के लिए। दूसरे नंबर पे आता है प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली जो हम APIs लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक जो है हमारा पूरा लॉजिक पार्ट, वो होता है प्रोसेस सिस्टम के लिए। जैसे लॉगिन का ही एग्जांपल लें, हमने यूज़र नेम और पासवर्ड सिस्टम में एंटर कराया, सिस्टम ने इसको एक्सेप्ट किया। अब पीछे हम एक लॉगिन एंड पॉइंट लिखते हैं, लॉगिन API लिखते हैं जो डेटाबेस से जाके वेरीफाई कराता है कि क्या ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड्स मैच करते हैं या नहीं। तो ये होती है प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आउटकम, आउटपुट। आउटपुट बेसिकली है जो डिसीजन सिस्टम ले रहा है कि अब नेक्स्ट स्टेप उसे करना क्या है। जैसे लॉगिन के केस में यदि यूज़र नेम पासवर्ड मैच कर गया तो यूज़र को ले जाया जाएगा उसके होम पेज पे या डैशबोर्ड पेज पे, और दूसरी साइड यदि नहीं कराया तो यूज़र को एक अप्रोप्रिएट एरर मैसेज जाएगा कि आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो इनवैलिड है, वो मैच नहीं हुआ है। एक और कैरेक्टरिस्टिक जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट का होता है वो होता है बिहेवियर, कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे नेट बैंकिंग वेबसाइट्स पे आप नोट कीजिएगा एक टाइम ड्यूरेशन, जैसे मान लीजिए 5 मिनट के आसपास यदि आप इनएक्टिव हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको लॉग ऑफ कर देता है। आपको साइन आउट अलग से नहीं करना होता और आपको एक मैसेज आ जाता है कि इनएक्टिविटी के कारण आपको लॉग आउट कर दिया गया है, फिर से लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। तो ये बेसिकली बिहेवियर होता है सिस्टम का। चलिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जो कि सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू में सामान्यतः पूछे जाते हैं। शुरुआत हम करते हैं यूनिक आईडी जनरेटर से। यूनिक आईडी जनरेटर बेसिकली उद्देश्य क्या है सिस्टम का, ये सिस्टम जो है बेसिकली आपको यूनिक आईडीज़ बना करके देता है। अब यूनिक आईडीज़ का उपयोग कहाँ पे होता है, एक कॉमन उपयोग तो है जैसे आप
किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे से अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे जाके जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको एक ऑर्डर आईडी आता है। वो बेसिकली ऑर्डर आईडी यूनिक होता है। पूरे सिस्टम पे फ्लिपकार्ट के या अमेज़ॉन पे जो करोड़ों ऑर्डर्स गए हुए हैं आज तक या आज या भविष्य में भी जो आएंगे, उन सभी ऑर्डर्स के बीच में आपका ऑर्डर आईडी यूनिक होता है। उस जैसा ऑर्डर आईडी दूसरा कोई नहीं होता है। या आप ये मान लीजिए एक यूआरएल शॉर्टनिंग सिस्टम है जो लंबे यूआरएल्स को छोटा कर देता है। तो यहाँ पे भी अब आपको मैपिंग के करस्पॉन्डिंग एक आईडी रखना पड़ेगी कि हाँ ये लॉन्ग यूआरएल था, इसका ये शॉर्ट यूआरएल और उसका ये एक आइडेंटिफायर है। तो ऐसे ही जगहों पे ऐसे सिस्टम्स में यूनिक आईडीज़ की हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है। चलिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं ऐसे सिस्टम की। सबसे पहले तो सिस्टम जो है ये एक यूनिक आईडी जनरेट करे हर एक रिक्वेस्ट पे, और ये जो यूनिक आईडी है जनरेशन का जितना टाइम है वो 10 सेकंड से कम, 10 मिली सेकंड से कम होना चाहिए। इतना यदि टाइम ज़्यादा आएगा तो लेटेंसी बढ़ जाएगी हमारे सिस्टम की और यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा। आईडी कोलिजन फ्री होना चाहिए, जैसा मैंने आपको अपने उदाहरण में बताया कि आप आज तक मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे 5 करोड़ ऑर्डर गए हुए थे और आज से 5 साल बाद और मान लीजिए 10 करोड़ ऑर्डर जाएंगे, तो इतने सारे करोड़ों ऑर्डर्स के बीच में भी आज जो आपकी आईडी बनी है ऑर्डर आईडी, वो कोलिजन फ्री होना चाहिए। मतलब कहीं पे कोलाइड नहीं करना चाहिए, मतलब डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए वहाँ पे कि जो आईडी आज आपकी जनरेट हुई है भविष्य में पहले कहीं जनरेट हो गई थी, ये सॉरी अतीत में पहले कहीं जनरेट हो गई थी या भविष्य में कहीं और जनरेट होगी। सिस्टम आपको फॉर्मेट्स आप कॉन्फ़िगर कर पाएँ, आपको किस टाइप का आईडी चाहिए है। हो सकता है आपको न्यूमेरिक आईडी चाहिए हो, सिर्फ नंबर्स हो, या अल्फ़ा न्यूमेरिक हो जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी हों, आपके डिजिट्स भी हों, या यूयूआईडी हो, या स्नोफ्लेक स्टाइल आईडी हो जो ट्विटर में जनरेट हुआ था जहाँ पे आपके मल्टीपल कॉम्बिनेशन होते हैं, आपका टाइम स्टैम्प भी होता है, साइन बिट भी आ जाता है, आपका मशीन आईडी भी आ जाता है। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ों को मिला के आपका एक आईडी जनरेट हो रहा हो और सिस्टम एक रेस्ट एपीआई आपको एंड पॉइंट प्रोवाइड कराए जहाँ पे आप जैसे उदाहरण के तौर पे गेट मेथड है आपका जनरेट आईडी करके, तो आप जैसे ही इस मेथड को कॉल करें वो आपको आउटपुट में एक आईडी जनरेट करके दे दे। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं एक यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस का। तो बेसिकली यूआरएल शॉर्टनिंग सिस्टम जो होता है, आपने कभी नोटिस किया हो आपको जो एसएमएस आते हैं, लेट्स से फ्लिपकार्ट से आपको एसएमएस आया तो उसमें जो यूआरएल आएगा वो बहुत छोटा सा यूआरएल होता है। बेसिकली एक उदाहरण के तौर पे जैसे टाइनी यूआरएल करके सर्विस है जो आपका यूआरएल बहुत छोटा कर देती है। उस यूआरएल पे जब आप क्लिक करते हो और आप ब्राउज़र में जाके ध्यान से आप देखिएगा यूआरएल जो आता है वो काफ़ी बड़ा यूआरएल होता है। तो जो शॉर्टनिंग सर्विस होती है, ये जो सिस्टम होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता ही ये है कि जो इंटरनेट पे बड़े बड़े यूआरएल्स हैं उनको छोटा कर दें, ताकि एक बहुत कॉमन यूज़ केस इसका यही है कि आपको शेयर करना है, लेट्स से एसएमएस के थ्रू करना है या व्हाट्सएप के थ्रू करना है, तो आप बहुत छोटा यूआरएल इसको शेयर कर पाएँ। चलिए देखते हैं इस सिस्टम के लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे। पहला, सिस्टम जो है आपका एक लॉन्ग यूआरएल एक्सेप्ट करेगा और बदले में एक छोटा यूआरएल रिटर्न करेगा, और यूज़र जब छोटा वाला यूआरएल है उस पर जैसे ही क्लिक करेगा तो उसको रिडायरेक्ट किया जाएगा ओरिजिनल वाले यूआरएल पे, और यहाँ पे यूज़र को अलग से कुछ नहीं करना होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली रिडायरेक्शन कर देता है। जो हमारा सिस्टम है वो मैपिंग स्टोर करके रखेगा लॉन्ग और शॉर्ट यूआरएल्स के बीच की, और यदि एनालिटिक्स जो भी होते हैं, क्लिक एनालिटिक्स कि भाई मान लीजिए एक लिंक पे कितनी बार क्लिक हुआ है, मान लो फ्लिपकार्ट ने कैंपेन चलाया और उस कैंपेन का एक शॉर्ट यूआरएल आया, अब वो फ्लिपकार्ट जानना चाह रहा है कि हमारे जो कैंपेन का यूआरएल एक्चुअल में कितने लोगों ने इसको हिट किया है। तो इस टाइप का जो भी एनालिटिक्स होता है ये डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, और जो डेटा हम स्टोर करके रख रहे हैं मैपिंग ओरिजिनल और शॉर्ट यूआरएल के बीच की, उसका भी हमको एक टाइम पीरियड जो है टीटीएल जिसे बोलते हैं, टाइम टू लिव, वो एक सेट करने का ऑप्शन देना चाहिए। हो सकता है 15 मिनट हो, आधा घंटे हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 1 हफ्ता हो, 1 महीना हो या 1 साल, वो डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर वो कितने समय तक अपना डेटा रखना चाहता है। और कुछ एंड पॉइंट्स हैं हमारे, पोस्ट, गेट मेथड्स, शॉर्टन यूआरएल जहाँ पे हम यूआरएल शॉर्ट करने की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि ये लंबा यूआरएल हमारा, लेंदी यूआरएल, इसको आप शॉर्ट करें लॉन्ग यूआरएल को। और अब हमको ये जानना हो कि शॉर्ट यूआरएल के करस्पॉन्डिंग एक्चुअल ओरिजिनल यूआरएल लॉन्ग फॉर्मेट में कौन सा था, तो उसके लिए गेट मेथड है।
हमको एनालिटिक्स देखना हो किसी शॉर्ट यूआरएल का, कि ये जो शॉर्ट यूआरएल है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एनालिटिक्स हम डेटा स्टोर करके रखते हैं तो वो क्या है, तो हम उसके लिए एक गेट एंड पॉइंट रख सकते हैं हमारे सिस्टम में। तो बेसिकली ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थे, मतलब ये फाइनल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए कुछ बेसिक से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने लिस्ट डाउन किए थे सिस्टम की। एक तीसरा उदाहरण हम लेते हैं की वैल्यू स्टोर सिस्टम का। की वैल्यू स्टोर सिस्टम जहाँ पे हम डेटा जो है हमारा की और वैल्यू फॉर्म में हम स्टोर करके रखते हैं। इसे कॉमनली हमने हैश मैप है जावा में हम यूज़ करते हैं, ये उसी फॉर्मेट में है। और कॉमन एग्जांपल यदि आपको इसका जानना हो तो इसे रेडिस कैश है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है। वहाँ पे भी हम जो हमारा डेटा होता है तो हम की और वैल्यू फॉर्मेट पे रखते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे सिस्टम को यदि डिज़ाइन करना हो तो इसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे कुछ एंड पॉइंट्स हमें बनाना है। जैसे यदि डेटा स्टोर कराना है की वैल्यू पेयर में तो एक पोटेंट पॉइंट होगा हमारा डेटा सेव करने के लिए। हमको किसी की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिट्रीव करना है तो एक गेट एंड पॉइंट होगा जहाँ पे हम की पास करेंगे। यूज़र को हो सकता है की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू स्टोर थी, मान लीजिए नेम के करस्पॉन्डिंग राहुल था, उसको नेम की जगह आकाश करना है, राहुल की जगह नेम की के करस्पॉन्डिंग। तो एक अपडेट करने के लिए पोटेंट पॉइंट हम देंगे सिस्टम में यूज़र को। अब किसी की वैल्यू पेयर को डिलीट ही करना है तो हम डिलीट एंड पॉइंट दे सकते हैं। और टीटीएल कॉन्फ़िगर करना है कि भाई कितने समय तक के लिए डेटा स्टोर करके रखना है, क्योंकि आप हमेशा तो नहीं रख सकते। मान लीजिए आपका सिस्टम बढ़िया चल रहा है, आपके पास मिलियंस में कॉल्स आ रही हैं पर डे की, आप इतना सारा डेटा रखेंगे तो आपका सिस्टम भर जाएगा, आपको एडिशनल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमको यहाँ पे एक टीटीएल सेट करने का टाइमिंग और यूज़र को देना है। नेक्स्ट आता है स्टेटस कोड। मान लीजिए जो आप की सर्च कर रहे हैं वो डिलीट हो गई, आप ही ने की डिलीट, या तो फिर एक्सपायर हो गई। अब ऐसे की के करस्पॉन्डिंग तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हमारे सिस्टम को एक सही मैसेज, जिसे हम अप्रोप्रिएट मैसेज कहते हैं, वो यूज़र को प्रोवाइड कराना चाहिए कि आपका जो की है इसके करस्पॉन्डिंग अब वैल्यू सिस्टम में नहीं है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमने देखे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अब काफ़ी अच्छा एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती क्या है। चलिए अब जानते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आप कह सकते हैं या क्राइटेरिया आप कह सकते हैं कि समय के साथ जो कंडीशंस बनती हैं सिस्टम में, हमारा सिस्टम चल रहा है, प्रोडक्शन में लाइव है, तो समय के साथ नो डाउट कुछ सिचुएशंस आएंगी, कुछ कंडीशंस आएंगी। तो उन कंडीशंस में सिस्टम किन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, किस लेवल तक, बेसिकली ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। अब आप पूछेंगे कंडीशन से मेरा मतलब क्या है। तो एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए नेटवर्क पार्टीशन हो गया, ठीक है, कि मान लीजिए आपके 2 सर्वर्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक रेस्टोरेंट सर्विस है, आप जहाँ से ऑर्डर्स ले रहे हैं, और आपने 2 अलग अलग जगह पे सिस्टम बना के रख लिए शहर के, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। अब मान लीजिए दोनों के बीच का नेटवर्क ही ब्रेक हो जाए, अब कंसिस्टेंसी नहीं रह जाएगी। मान लीजिए आपके पास कोई एक आइटम है जिसके 1 यूनिट ही बचा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए इस वाले सिस्टम में ऑर्डर प्लेस हो गया, तो कायदे से इस वाले सिस्टम को अब ऑर्डर एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था। दोनों यदि आपस में सिंक अप होते, नेटवर्क कनेक्शन रहता दोनों के बीच में, तो ऐसी नौबत नहीं आती। अब नेटवर्क कनेक्शन तो हट गया है, इस वाले सिस्टम पे ऑर्डर आ गया उस एक आइटम का, अब आइटम क्वांटिटी अवेलेबल हो गई 0, लेकिन इस वाले सिस्टम पे तो ऐसा अपडेट हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेरी जैसे ही इस सिस्टम पे आई, इसने भी एक ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, अब क्वांटिटी तो ऑलरेडी 0 हो गई थी इस सिस्टम के ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद। तो इस टाइप के इश्यूज आते हैं सिस्टम में। और दूसरा क्या इशू हो सकता है नेटवर्क पार्टीशन के अलावा? मान लीजिए आपका सिस्टम जो है वो 20 TPS तक का नॉर्मल ट्रैफिक सपोर्ट करता है। अब आपका ई-कॉमर्स सिस्टम है, आपने कोई सेल चालू कर दी 12 बजे दोपहर से, तो जैसे ही आपने सेल स्टार्ट हुई 12 बजे से, तो एकदम से अचानक से एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ट्रैफिक का बस्ट आता है। मान लीजिए 20 TPS का ट्रैफिक आपका नॉर्मल था, वो 40 TPS चला गया, वो 50 TPS तक जा सकता है, 60 TPS भी जा सकता है, डिपेंड करता है आपके यूज़र बेस पे और कितना लोड है।
अच्छा, ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये कुछ टाइम के लिए रहेगा, मे बी हो सकता है आधा घंटे के लिए रहे या 1 घंटे के लिए रहे। तो ऐसी भी सिचुएशन में जहाँ पे आपका ट्रैफ़िक डबल हो गया या 3 गुना हो गया, आपका सिस्टम स्टेबल चलना चाहिए, वहाँ पे इश्यूज़ नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस आती हैं समय के साथ सिस्टम में कि इतना सब होने के बाद भी सिस्टम हमारा स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे, सिस्टम जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा चले। तो इसी के लिए ये ऐसा होता रहे, इसलिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चलिए हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं, आखिर ये स्टैंडर्ड्स हैं क्या, ये क्राइटेरिया हैं क्या, जो हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम ये सारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सैटिस्फाई करता है। सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये रहता है कि हमारा सिस्टम जो है वो कितना अवेलेबल है, मतलब कितने समय तक चालू है सिस्टम की यूज़र के लिए वो है उस टाइम पे कि यूज़र यूज़ कर सकता है उसको। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से 23 घंटे और 30 मिनट, साढ़े 23 घंटे हमारा सिस्टम चल रहा है और 30 मिनट के लिए सिस्टम डाउन है। साढ़े 23 घंटे अप है और 30 मिनट आधा घंटे के लिए सिस्टम डाउन है। तो इसका यदि आप बेसिक मैथमेटिकली निकालेंगे तो लगभग 98% हमारा सिस्टम जो था वो अप था और 2% हमारा सिस्टम डाउन था। तो ये बेसिकली अवेलेबिलिटी है। अब अवेलेबिलिटी की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि भाई आखिर क्या पैरामीटर्स हैं जो हम कह सकते हैं भाई हमारा सिस्टम अवेलेबल है। उनमें से पहला है अप टाइम। अप टाइम जैसा हमने अभी कैलकुलेट किया कि 98% का अप टाइम है हमारे सिस्टम का, सिर्फ 2% का ही डाउन टाइम था। तो कितने समय के लिए हमारा सिस्टम अप है, रनिंग है, कि यूज़र उसे यूज़ कर सके, यूज़र के लिए वो अवेलेबल है, उसको हम अप टाइम कहते हैं और ये बेसिकली परसेंटेज से डिनोट किया जाता है। हमारे एग्जांपल में जैसे हमने 98% कहा था। सेकंड पैरामीटर आता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी माने डुप्लीकेसी। उदाहरण के लिए आपका एक डेटाबेस है, ठीक है, अब आप उसे एक सर्वर पे रख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपका डेटाबेस जो एक सर्वर पे है किसी कारण से वो सर्वर क्रैश हो गया। अब आपकी जो साइट है या आपका जो ऐप है, आपकी जो भी सिस्टम है, वो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट अब नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, जो भी डेटाबेस रिलेटेड पार्ट है। अब उसी डेटाबेस को यदि आपने 2 सर्वर में रखा होता जो आपस में सिंक होते, तो एक सर्वर भले ही आपका डाउन हो गया, लेकिन आपके सिस्टम के पास अभी भी दूसरा सर्वर है कनेक्ट करने के लिए और जो यूज़र के जो भी ऑपरेशंस हैं उसको हैंडल करने के लिए। तो जैसा ही ये वाला सिस्टम आ पाएगा, दोनों आपस में सिंक कर लेंगे और दोनों एक ही लेवल पे आके खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है फेल ओवर मैकेनिज़्म। फेल ओवर मैकेनिज़्म माने जैसे हमारे एग्जांपल में था कि 2 डेटाबेस सर्वर हैं, एक डाउन हो गया। तो जैसे ही ये वाला सिस्टम डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया हमारा, तो सिस्टम में इतनी काबिलियत होना चाहिए कि अब वो जो भी आगे की रीड और राइट रिक्वेस्ट हैं वो इस वाले सर्वर को ना दें जो कि अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो सारे के सारे अब इस वाले सर्वर को आए जो कि अप है हमारा। तो बेसिकली ये होता है हमारा फेल ओवर मैकेनिज़्म। नेक्स्ट आता है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग माने कि जो भी लोड आ रहा है, लोड माने क्या, रिक्वेस्ट, यहाँ पे किसी भी तरह की जो रिक्वेस्ट आ रही है सिस्टम में वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट बन जाता है लोड हमारा। तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट माने लगभग समान तौर से। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 सर्वर्स हैं जिन पे हमारी सर्विस चलती है और उनके आगे एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है। 4 सर्वर्स हैं और लोड बैलेंसर के पीछे हैं ये, तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी अब वो लोड बैलेंसर पे आएगी। लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट आएगी तो लोड बैलेंसर के अंदर एल्गोरिदम्स होती हैं, जैसे कॉमनली राउंड रॉबिन यूज़ की जाती है। तो ये जो लोड बैलेंसर है अब ट्राई करेगा इक्वल नंबर्स पे, जैसे लगभग मान लीजिए 100 रिक्वेस्ट थी टोटल, 4 सर्वर्स हैं तो 25 रिक्वेस्ट हर एक सर्वर के पास जाएगी। तो इस तरीके से जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। एक और बात आती है जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन माने जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमने हमारा डेटाबेस, कैश, लोड बैलेंसर, एपीआई, गेटवे, सर्विसेज हमारी जो भी जहाँ सेटअप करके रखी हुई हैं जिन भी सर्वर्स पे, हार्डवेयर पे, वो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारा वो जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। AWS जो है हमारा सर्विस, उसका एक रीजन भारत में है, एक रीजन सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है। अब मान लीजिए आपने भारत में ही सिर्फ अपना डेटा रखा दिल्ली में उदाहरण के तौर पे, और मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं उदाहरण कि कल भूकंप आ गया दिल्ली में और उस रीजन में आया जहाँ पे हमारा डेटा सेंटर था AWS का, और वो डेटा सेंटर
पे कुछ क्षति आई, कोई नुकसान पहुंचा और 2-3 दिन लग गए उस डेटा सेंटर को वापस अप आने में। एक उदाहरण के तौर से हम इस बात को लेते हैं। अब आपकी सर्विस तो बैठ गई, यदि उसने बेस्ट केस 2 दिन भी लगा दिए अपना सिस्टम अप करने या पूरा 1 दिन भी ले लिया, तो उतने समय के लिए आपका जो पूरा सिस्टम है वो डाउन है, ठीक है। अब वहीं पे मान लीजिए आपने एक, जब हमने अभी रिडंडेंसी की बात की थी वो हमने सिर्फ सर्वर लेवल पे बात की थी डेटाबेस के लिए। अब आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने एक भारत में रखा हुआ है, एक आपने सिंगापुर में रखा हुआ है, ठीक है, बैकअप के तौर पे। अब जैसे ही आपका भारत का इंफ्रा डाउन हुआ बट आपका सिंगापुर का तो है ही, तो जो फेल ओवर मैकेनिज्म की हमने बात की, अब आपके सिस्टम की सारी जो भी कॉल्स हैं वो अब भारत की सर्वर की जगह अब सिंगापुर पे जाने लगी। तो इसमें लेटेंसी तो बढ़ेगी, थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, कुछ मिली सेकेंड ज़्यादा लगेंगे यूज़र को रिस्पॉन्स आने में, बट एटलीस्ट आपका सिस्टम डाउन नहीं होगा, आपका सिस्टम अवेलेबल रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके सिस्टम को अवेलेबल बनाती हैं। अगली जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बना है शब्द अंग्रेज़ी के रिलायबल से, रिलायबल माने भरोसेमंद। तो आपका सिस्टम रिलायबल तब है जब एक समय पीरियड पे, मान लो एक टाइम पीरियड है, उस समय पे आपका सिस्टम चल रहा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए। जो हमने शुरुआत में कंडीशंस की बात की थी कि भाई किसी टाइप की कंडीशन आ जाए, कितना ही लोड आ जाए, नेटवर्क पार्टीशन आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कहीं नेचुरल कुछ इशू आ जाए, कुछ भी हो रहा है लेकिन आपका सिस्टम चल रहा है, ये होता है आपका रिलायबल सिस्टम। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो पहुंचता है वो होता है यूज़र एक्सपीरियंस, कि भाई अब फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के बैकएंड पे क्या चल रहा है उससे आपको लेना देना नहीं है एज अ यूज़र। क्या सिचुएशन आ रही है, सर्वर क्रैश हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, लोड आ रहा है, नहीं आ रहा, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको बस इस बात से मतलब होता है एज एन एंड यूज़र कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उन साइट पे जा कर के वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रही हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा रिलायबल सिस्टम का जो होता है वो होता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कि रिलायबिलिटी आती कैसे है सिस्टम में, हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ बातें यदि हैं, यदि ये सब हो जाए तो हमारा सिस्टम की संभावनाएं बढ़ जाती हैं रिलायबल होने की। सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी माने आपका, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपका डेटाबेस था, ठीक है, आपने 2 जगह पे कॉपी रखी हुई है अपने डेटाबेस की, ताकि यदि एक सर्वर डाउन हो जाए तो आपका दूसरा अप रहे। तो ये जो दोनों डेटाबेस है ये आपस में सिंक होना चाहिए। एक एग्जांपल हमने लिया था कि मान लो एक आइटम बचा हुआ था और इस वाले सिस्टम पे वो राइट रिक्वेस्ट आ गई कि अब रिक्वायरमेंट जो है, आइटम की जो क्वांटिटी है जो अभी बची हुई है वो अब 0 हो गई। तो इस वाले सिस्टम पे आई थी रिक्वेस्ट, इस सर्वर पे तो नहीं आई थी, तो दोनों का डेटा तुरंत इमीडिएटली सिंक होना चाहिए आपस में कि अब इस सिस्टम पे भी वो आइटम का क्वांटिटी जो है अब वो 0 हो गई, ताकि नेक्स्ट रिक्वेस्ट इमीडिएटली अगले ही सेकंड में इस सिस्टम पे आएगी तो ये बता देगा कि नहीं, इस सिस्टम पे जो आइटम की क्वांटिटी है वो अब 0 हो गई है। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट होता है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस माने फॉल्ट, जो भी ये इश्यूज आते हैं सिस्टम पे उनको सिस्टम टॉलरेट कर पाए, मतलब झेल पाए, ठीक है, और इस तरीके से उनको हैंडल कर पाए, झेल पाए, ताकि सिस्टम पे इससे कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था लोड का या नेटवर्क पार्टीशन का, चाहे ऐसा कुछ भी हो जाए सिस्टम पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगला आता है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग माने सिस्टम में जो भी एरर आ रही हो, भाई हो सकता है एकदम से ट्रैफिक बढ़ा, और या थोड़ा ही ट्रैफिक बढ़ा, मैं नहीं कह रहा हूँ एकदम से बढ़ा, थोड़ा ही ट्रैफिक बढ़ा, उसके कारण हो सकता है कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाए सिस्टम में। तो इस टाइप के एरर्स जो है सिस्टम को लॉग करना चाहिए। लॉग इसलिए करना चाहिए एज अ डेवलपर, जब हम आगे जाके उसको डिबग करना चाहें कि भाई एरर क्यों आया था, ताकि हम उस सिचुएशन को या जो भी सिस्टम था हमारा उसको हम इतना इम्प्रूव कर पाएँ कि आगे से वो एरर ना आए। तो ऐसा लॉक करके रखना चाहिए सिस्टम, और सिस्टम के पास इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए, इतनी काबिलियत होना चाहिए कि उस एरर को वो हैंडल कर पाए। अब वो किस तरीके से हैंडल करता है वो डिपेंड करता है एरर पे, बाकी इतना थोड़ा सा कैपेबिलिटी होना चाहिए सिस्टम के पास कि उन एरर्स को हैंडल कर पाए। एक आता है दूसरा प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस। प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस माने एक समय पे एक स्पेसिफिक जो कंडीशन होती हैं कि भाई इतने लोड पे या आपका इतना रिसोर्स है, इतना सीपीयू है, इतनी रैम है, इतना स्टोरेज है, तो ऐसे
जो आपका वर्कलोड है, इस वर्कलोड पे हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम मान लो 10 टीपीएस या 20 टीपीएस का जो ट्रैफिक है वो आराम से हैंडल कर पाता है, कि भाई हमने परफॉर्मेंस टेस्टिंग करके इसको चेक किया हुआ है कि ये जो हमारा लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे एक एपीआई है एबीसी, अब उसके पीछे सारे काम हो रहा है कि भाई उदाहरण के लिए आपने एक ऑर्डर प्लेस का कॉल किया एपीआई, तो ऑर्डर प्लेसमेंट 10 टीपीएस ट्रैफिक पे हमने कहा कि हमारा 200 मिली सेकेंड के हाँ 200 मिली सेकेंड पे रिस्पॉन्स दे देता है। फिर हमने चेक किया कि 20 मिली सेकेंड पे इसको 250 या 300 मिली सेकेंड लग जाते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारा प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस होता है। एक आखिरी जो कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबल सिस्टम का वो होता है ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, कि मान लीजिए आपके 4 सर्वर्स थे, उनमें से एक सर्वर जो है अब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो डाउन हो गया है, तो आपका सिस्टम जो है उसको ग्रेसफुली मतलब एक तरीके से उसने क्लस्टर से बाहर कर दिया। ठीक है, लोड बैलेंसर के पीछे हमारे 4 सर्वर्स थे, उनमें से एक को उसने बाहर कर दिया, अब सिर्फ 3 लाइव हैं। तो अब जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो लोड बैलेंसर अब तीनों को ही आगे फॉरवर्ड करेगा। जैसे ही वो सर्वर अप आएगा, जब लोड बैलेंसर इस बात से सुनिश्चित कर लेगा कि हाँ वो सर्वर अब सही से काम कर रहा है, तब उसको वो वापस क्लस्टर पे लेकर के आ जाएगा। बट ये जितना भी काम हो रहा है, सर्वर डाउन हुआ, बाहर गया, अप आया, हेल्दी है, वापस क्लस्टर में आया, ये सब पर्दे के पीछे हो रहा है। इससे एज एन एंड यूज़र आपको और मुझे इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, हमको पता भी नहीं चलेगा ऐसा चल रहा है। तो इसे कहते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। अगली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये रहता है कि सिस्टम पे जैसा लोड चल रहा है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, नॉर्मल हमारा ट्रैफिक चलता है 20 टीपीएस का, और आपके जैसे ही सेल आई ट्रैफिक बढ़ के हो गया 60 टीपीएस, 3 गुना। अब जो आपका करंट इंफ्रा है, ठीक है, मान लीजिए आप 3 सर्वर चला रहे थे, आपका जो भी कोर था, रैम था, हार्ड डिस्क था, स्टोरेज था आपका, तो उतना तो काफ़ी होगा नहीं, वो तो सिर्फ 20 टीपीएस ट्रैफिक के लिए सफिशिएंट था। 60 टीपीएस ट्रैफिक तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो यहीं पे स्केलेबिलिटी आती है कि आपका जो सिस्टम है उसने खुद को इतना स्केल कर लिया कि अब वो 20 टीपीएस की जगह पे 60 टीपीएस तक का जो ट्रैफिक है वो सपोर्ट कर पाए। एंड एट द सेम टाइम जब आपका 60 टीपीएस का ट्रैफिक मान लीजिए 12 बजे सेल आई, 1 बजे ट्रैफिक आपका वापस नॉर्मल आ गया 20 टीपीएस पे, तो आपके सिस्टम के पास इतनी काबिलियत रहेगी कि वो खुद को जो उसने रिसोर्सेज बढ़ा लिए थे, मान लो 4 सर्वर से उसने 12 सर्वर कर दिए थे, अब वो वापस से उसको लेके आ जाएगा 4 सर्वर पे। तो ये होती है स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी 2 तरह की होती है, एक होती है वर्टिकल स्केलिंग, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग माने आपके पास एक सिस्टम है, मान लीजिए उसमें सिंगल कोर है, 16 जीबी की रैम सपोर्ट करता है और 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है। तो अब इस एक सिस्टम को आप कैपेसिटी कितनी बढ़ा सकते हो, मैंने कहा एक से उठा करके अब आपने 2 कोर कर दिए उसके, या 3 कोर्स कर दिए। 16 जीबी की रैम को आपने अपग्रेड करके 64 जीबी की रैम कर दिया। 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क अब आपने 2 टेराबाइट का स्टोरेज कर दिया या 3 टेराबाइट का स्टोरेज कर दिया। तो आपने एक ही सिंगल सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ा ली। ये होता है आपका वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग माने आपके पास एक सिस्टम था, एक सर्वर था, एक कोर था, 16 जीबी रैम थी और 1 टेराबाइट उसकी हार्ड डिस्क थी, आपके पास एक सर्वर था। अब आपने इसी कैपेसिटी का एक दूसरा सर्वर भी अटैच कर लिया अपने सिस्टम में, आपने तीसरा भी अटैच कर लिया, आपने चौथा भी अटैच कर लिया, पांचवा भी अटैच कर लिया, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो ये होती है बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। यहाँ पे आपका एक ही सिस्टम को आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आपका जैसा सिस्टम था ऐसे ही पैरेलल में आप मल्टीपल और सिस्टम अपने सिस्टम के साथ आप जोड़ लेते हैं, जिसे हम यूजुअली क्लस्टर बोलते हैं। आपने क्लस्टर बना दिया एक सर्वर्स का, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्केलेबिलिटी में। पहले आता है इलास्टिसिटी, जो सामने एक एग्जांपल लिया कि हमारा ट्रैफिक 20 से जब 60 टीपीएस आया तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जो है अलग रिसोर्स दूसरे रिसोर्सेज ऐड कर लिए। जैसे AWS पे ऑटो स्केलिंग का फीचर होता है कि आपने सेट किया, मान लो मेरा नॉर्मल ट्रैफिक में CPU 70% यूटिलाइज होता है, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक बढ़ेगा CPU यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, तो आपने कहा वो जैसे ही 75% टच हुआ आप एक नया रिसोर्स ऐड कर दो। फिर जैसे ही मान लो 4 थे, 4 से 5 हुआ, फिर और ट्रैफिक बढ़ा, वो और रिसोर्स ऊपर जाएगा, 5 से 6 हुआ, तो एक टाइम पे जब पीक ट्रैफिक गया तो 12 रिसोर्स AWS ने ऑटोमेटिकली ऐड कर लिए। और 1 बजे के अराउंड जैसे ही ट्रैफिक नीचे आना चालू होगा तो 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4
वो वापस 12 से लेकर के अब 4 सर्वर्स पे लेकर के आ गया। तो उसने पहले स्केल अप किया, फिर स्केल डाउन किया। तो ये होती है इलास्टिसिटी, कि यहाँ पे आपका सिस्टम इतना इलास्टिक है माने फ्लेक्सिबल है, कि वो खुद ही को इतना अप कर ले रहा है, सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ा ले रहा है, और जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तब उसको घटा ले रहा है। दूसरी आती है शार्डिंग। शार्डिंग बेसिकली डेटा के साथ होती है कि आपने डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, और ताकि आप उसको अलग अलग सर्वर्स पे स्टोर करके रख पाओ। ये डेटा के मैनेजमेंट के लिए काम आती हैं, और आपके जो रीड और राइट ऑपरेशंस हैं, क्योंकि एक टाइम पे जब आपका यूज़र बेस बढ़ा, आपके 1 मिलियन यूज़र हैं, आपके पास मल्टी मिलियन क्वेरीज आ रही हैं डेटाबेस की, 4 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन क्वेरीज आ रही हैं, तब आप एक जगह पे यदि सारा डेटा रखोगे तो वो प्रैक्टिकली आपके लिए फीसिबल नहीं है, टाइम बढ़ेगा। जब अलग अलग सिस्टम पे डेटा रख रहे हो, आप पूरा डेटा रखोगे तो भी उसके साथ प्रॉब्लम है। तो शार्डिंग आपके बड़े डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के स्टोर करके रख देता है, ताकि आपका रीड एंड राइट ऑपरेशंस फास्ट रहें। एक और चीज़ आती है कैशिंग। कैशिंग बेसिकली जो डेटा आपका फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है उसको आप डेटाबेस में ना रख के कैश में रख लेते हैं एक छोटे पीरियड के लिए, मान लो 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट, या मे बी 1 घंटा या 1 दिन। तो इसमें डेटाबेस पे कॉल नहीं जाता, क्योंकि डेटाबेस का जो डेटा है वो हार्ड डिस्क पे रखा रहता है, कैश का जो डेटा है वो सर्वर की रैम पे रखा रहता है। और रैम से डेटा रीड करने में समय कम लगता है, और हार्ड डिस्क से जो डेटा आप रीड करते हो उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो ये कैश का बेनिफिट होता है, इसलिए कैशिंग यूज़ करना चाहिए हमें सिस्टम में। एक और कॉन्सेप्ट है जो स्केलेबिलिटी में, वो आता है लोड बैलेंसिंग, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कि आप अपना जो लोड आ रहा है सिस्टम पे उसको यूनिफॉर्मली, मतलब लगभग समान तौर पे आपके जो सर्वर्स हैं उन पे आप डिस्ट्रीब्यूट करें। अच्छा, एक नई टर्म यहाँ पे आती है असिंक्रोनस प्रोसेसिंग। तो जैसे हमने भी बात की थी रेस्ट एंड पॉइंट्स की, तो रेस्ट एंड पॉइंट जो होते हैं वो बेसिकली सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। सिंक्रोनस माने, मान लीजिए ये सर्वर है, ये यूज़र की कॉल रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट आई यहाँ सर्वर पे और रिस्पॉन्स लेकर के आई, तो जब तक उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स वापस नहीं आ रहा है सर्वर से यूज़र के पास, यूज़र वेट कर रहा है। ये होती हैं आपकी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जो कि रेस्ट बेस्ड कॉल होती हैं, जो गेट पुट हमने पोस्ट मेथड सभी देखे थे। असिंक्रोनस माने यूज़र ने एक एक्शन लिया यहाँ पे, अब उस एक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो हमारे सिस्टम के पास आई, लेकिन यूज़र ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, यूज़र वेट नहीं कर रहा है इसके रिस्पॉन्स का, यूज़र अपना काम करते जा रहा है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको कंफर्मेशन ईमेल आता है, और एसएमएस पे कंफर्मेशन आता है, या व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन आता है। तो जैसे आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, आपको दिख जाता है स्क्रीन पे कि ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, और उसके बाद आप फ्री हैं, आपको जो करना है आप करते रहिए। और आप नोटिस कीजिएगा कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको फ़ोन पे एसएमएस आ जाता है, या व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाता है, या आपको एक ईमेल आ जाता है। तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद ये असिंक्रोनस था, क्योंकि यूज़र का जो यहाँ पे इंटरेक्शन है वो रुका नहीं है, वो ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, यूज़र अपना काम करते जा रहा है। बैकएंड में ये अलग से प्रोसेसिंग आ गई, तो ये होता है मैसेज क्यूज़ के माध्यम से, जैसे काफका हो गया, आपका RabbitMQ हो गया, ये इनके माध्यम से असिंक्रोनस प्रोसेसिंग अचीव होती है। एक चौथे टाइप की जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी माने आपका जो सिस्टम है, आपको उसे इस तरीके से बनाना है कि देखिए समय के साथ मेंटेनेंस के काम तो हर सिस्टम पे आते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस जैसे कुछ इशू आया तो आपको उसे रिपेयर करना है, या आपको कोई चीज़ अपग्रेड करनी है, ठीक है, इस सिस्टम को इम्प्रूव करना है। तो ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी टास्क हैं, ये आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, ठीक है, आपको इसमें दिक्कत ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपने सिस्टम का एक हिस्सा कुछ आपने मॉडिफाई किया, उससे पता चला दूसरा हिस्सा हिल गया सिस्टम का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में आपका काम बढ़ता है, मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया है वो सरल नहीं हो जाती है, वो जटिल हो जाती है। अब मेंटेनेबिलिटी अचीव कैसे हो? सबसे पहला स्टेप तो है कि मॉड्यूलर होना चाहिए सिस्टम आपका, कि आपने एक ही जगह पे सब कुछ करके नहीं रख दिया है, ठीक है, आपने अलग अलग चीज़ें रखी। जैसे आपकी जो एक एप्लीकेशन है, कुछ समय पहले तक मोनोलिथिक एप्लीकेशन चलती थी। एक उदाहरण से समझते हैं उस बात को। मोनोलिथिक माने एक ही सर्विस में सब हो रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट है, होम पेज भी वहीं से आ रहा है, प्रोडक्ट सर्च भी वहीं से हो रही है, प्रोडक्ट का डिटेल भी वहीं से आ रहा है, कार्ट का डेटा भी वहीं मैनेज हो रहा है, ऑर्डर प्लेसमेंट भी वहीं हो रहा है, पेमेंट गेटवे भी वहीं हो रहा है, पुराना आप ऑर्डर डिटेल भी उसी सर्विस से देख रहे हो, सब कुछ एक ही जगह पे, मतलब एक खिचड़ी पक गई है।
अब मान लो आपको कार्ट में कोई जाके चेंजेस करना थे, बट वो चेंज ऐसे हुए कि उसका इम्पैक्ट आके ऑर्डर प्लेसमेंट पे हो गया, या आपको होम पेज पे चेंज करना थे, उसके कारण पेमेंट का जो आपका सिस्टम था वो सिस्टम जाके छिड़ गया। तो इन्हीं सब इश्यूज़ को देखते हुए माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आया था कि आपने ये जितने भी फीचर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं आपके सिस्टम के, आपने इनको अलग अलग सर्विस बना के अलग अलग डिप्लॉय करके रख दिया है कि अब आपको पेमेंट वाली सर्विस में आप कुछ कर रहे हो तो वो इंडिपेंडेंट है, जिसे अंग्रेजी में स्टैंड अलोन कहते हैं, कि वो अकेली है अपनी, ठीक है, वो साथ में नहीं है। तो पेमेंट पे भी आपने कोई चेंज किया तो उसके कारण इम्पैक्ट कार्ट पे नहीं जाएगा, ऑर्डर पे वाली सर्विस पे नहीं जाएगा, सर्च वाली सर्विस पे नहीं जाएगा, वो वहीं के वहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमको मॉड्यूलर अप्रोच के साथ अपना सिस्टम बनाना चाहिए। दूसरा तरीका होता है डॉक्यूमेंटेशन और रीडेबिलिटी, कि हम जो कोड लिख रहे हैं उसको हमें रीडेबल बनाना चाहिए। इस सोच के साथ बनाना चाहिए हमें हमारा कोड कि 5 साल बाद कोई दूसरा डेवलपर आएगा, कोई नया डेवलपर टीम में, तो वो उस पार्ट पे जो आपने कोड लिखा हुआ है उस पार्ट में जैसे कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ नए बदलाव लाने हैं, तो उसको समय कम लगे उसको समझने में। ऐसा ना हो कि वो वहीं बैठ के अपना सर पटक लें कि बाप रे लिखा क्या है इस व्यक्ति ने यहाँ पे। कोड को रीडेबल बनाना चाहिए हमें कोड लेवल चेंजेस के लिए। एक और चीज़ आती है डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए कि मान लीजिए 5 साल बाद, 7 साल बाद, ये हो सकता है 10 साल बाद आपकी सर्विस को कोई पिक करे, तो भाई उसको लोकली सेटअप कैसे करना है। प्रॉपर आप रीडमी फाइल जो होती है या dev.md फाइल जो होती है आपके रेपो पे, आप वहाँ पे पूरे स्टेप्स लिख के रखें कि लोकली इसको सेटअप करना है तो आपको ये पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा, आप ये 6 स्टेप्स कर लेंगे तो आपका जो सर्विस है वो लोकली सेटअप हो जाएगा। नहीं तो यकीन मानिए, अपने अनुभव से कह रहा हूँ मैं, ये बात बहुत कठिन होता है। एक नई सर्विस आपको मिले, कॉरपोरेट पे प्रोडक्शन की जो सर्विसेज होती हैं बहुत मल्टीपल सिस्टम्स के साथ वो कनेक्ट होती हैं, कि पता चला काफका से कनेक्ट है, वो कहीं माई सिक्वल से कनेक्ट है, किसी कसांड्रा नो सिक्वल डीबी से कनेक्ट है। आपको मालूम ही नहीं है भाई इंट एनवायरनमेंट पे कनेक्ट करना है, लैब पे करना है, या आपको आपके सैंडबॉक्स पे कनेक्ट करना है, किस तरीके से करना है। वो बहुत सारी बातें होती हैं भाई। लोकली आपको पता चला वॉल्ट के साथ ऑथेंटिकेशन चल रहा है या AWS के सीक्रेट मैनेजर के साथ ऑथेंटिकेशन चल रहा है, तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि सर्विस का यूज़ कहाँ है। भाई मान लो आपने चेंज कर लिया लोकल पे सेटअप करके, बट अब उसको टेस्ट करना है, तो आप टेस्ट का कैसे करोगे। आपको पता तो होना चाहिए कि आपके इतने बड़े सिस्टम में, इतने बड़े इकोसिस्टम में, हाँ यहाँ पे आती है मेरी सर्विस और इसका ये काम है, तो एटलीस्ट कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगला आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जैसे CI/CD पाइपलाइंस, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स के टूल्स आते हैं। जैसे गिटहब एक्शन चलता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए, स्पिनेकर आ गया आपका कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के लिए। तो आपके ये जो एक्टिविटीज़ हैं आप ट्राई कीजिए जो टूल्स के साथ आप जितना ऑटोमेट कर सकें उतना ऑटोमेट हो। कि मान लीजिए आपको कोड स्कैन करना है, अब आप यदि मैनुअली इसी काम को करोगे हर एक PR पे, हर एक कमिट पे आपकी, या आप रिलीज़ करने से पहले, या मे बी इंट पे डिप्लॉय करने से पहले, तो मैनुअली एक तो पॉसिबल नहीं है। आप करोगे तो आपका समय जाएगा, या हो सकता है बहुत सी चीज़ें छूट जाएँ आपकी यहाँ पे। तो बेटर यही है कि आप ये जितना भी एक पूरा प्रॉपर पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करें और इसको ऑटोमेट करें। आपको डिप्लॉयमेंट करना है तो भाई कहाँ पे, किस एनवायरनमेंट में, लैब पे ले जा रहे हो, फिर इंट पे है, फिर आपका सैंडबॉक्स है, फिर प्रोडक्शन है, फिर प्रोडक्शन पे कुछ इशू आ गया तो इमीडिएट रोल बैक करना है आपको। तो ये सारी सिचुएशंस जो भी हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ऑटोमेशन टूल्स का यूज़ करें आज की तारीख में। एक और बात होती है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स माने जो हमने अभी एक ई-कॉमर्स का एग्जांपल लिया था कि आपका सर्च सिस्टम है, पेमेंट है, कार्ट है, होम पेज है, प्रोडक्ट डिटेल है, ऑर्डर हिस्ट्री है, तो ये जितने भी आपके फीचर्स हैं ना, ये सेपरेट होना चाहिए। जो हमने अभी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की भी बात की थी, अलग अलग रखें आप इनको, ताकि इनसे इश्यूज़ ना आए। एक सिस्टम आपका इशू क्रिएट करे तो वो उसी सिस्टम में ही कंटेन रह जाए, उसका इफेक्ट दूसरे सिस्टम पे ना जाए आपका। एक आखिरी बात होती है यहाँ पे मेंटेनेबिलिटी में कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, कि मान लो आपकी एक API चल रही थी ABC, ठीक है, अब वो उसका एक रिक्वेस्ट बॉडी है जिसमें वो 10 पैरामीटर्स, 10 फील्ड्स एक्सेप्ट करता है। अब मान लीजिए आपको कुछ चेंज करना पड़ा, अब 10 से 12 फील्ड्स हो गई आपकी। अब उस रिक्वेस्ट बॉडी को यदि आप जो करंट API है उसी में यदि आप चेंज कर देंगे, तो जो एग्जिस्टिंग आपके यूज़र्स थे, मान लीजिए 2 साल से आपकी वो API लाइव थी, तो जो एग्जिस्टिंग आपके यूज़र्स हैं हो सकता है कुछ अपडेट कर लें अपना सिस्टम, बहुत से ना कर पाएँ एक शॉर्ट पीरियड में, छोटे समय में।
तो जो नहीं कर पाए हैं उनका सिस्टम फटने लगेगा वहाँ पे। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वर्जनिंग का यूज़ करना चाहिए कि ये जो एपीआई थी एबीसी, ये वर्जन 1 मान लिया, अब ये वर्जन 2 है एबीसी का, और अपने यूज़र्स को कम्युनिकेट कर दिया हमने कि भैया आपके पास 1 महीने का टाइम है या 2 महीने का टाइम है, आप V1 की जगह पे V2 यूज़ करें। V2 में ये चेंजेस किए हैं हमने कि भाई ये 2 इनपुट हम और एक्सेप्ट कर रहे हैं, या मे बी हो सकता है हमने रिस्पॉन्स में कुछ चेंज किया हो या ना किया हो। आप वर्जन बनाएं, समय दें। हो सकता है 2 महीने के बाद कुछ यूज़र्स हो सकता है इक्का-दुक्का रहें जो ना अपग्रेड कर पाएँ खुद को, बट एटलीस्ट उनका काम चल रहा है, वो रुका नहीं है। आप इंटीमेशन दें पर्सनली उनको, वो कर लेंगे खुद को अपग्रेड। तो ये कुछ बातें हैं जिनको फॉलो करने से सिस्टम मेंटेनेबल बनता है हमारा, आगे हम अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं अपने सिस्टम को। अगली हमारी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस माने, जैसे हमने अभी कुछ समय पहले ही देखा था, सिस्टम का एक हिस्सा यदि डाउन हो जाता है तो इससे बाकी के सिस्टम पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये जो फॉल्ट आया है सिस्टम में, हमारा पूरा सिस्टम उसको टॉलरेट कर पाया है, मतलब हैंडल कर पाया है उसको। अब होगा ये कि उस एक हिस्से का, मान लो ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं चल रहा है हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो यूज़र ऑर्डर तो प्लेस नहीं कर पाएगा, ये बात सच है, लेकिन बाकी के एक्टिविटीज़ तो चलती रहेंगी उसकी। वो पे प्रोडक्ट सर्च कर पाएगा, उसका कार्ट पे जाके वो कार्ट पे ऐड कर देगा, प्रोडक्ट हिस्ट्री जाके अपनी चेक कर लेगा, तो ये सारे काम करता रहेगा। तो सिस्टम हमारा 100% तो नहीं अप है, 100% फंक्शनैलिटीज़ उसकी उसकी एक्टिव नहीं है, ये बात सच है, बट एटलीस्ट कुछ छोड़ करके बाकी का सिस्टम तो लाइव है हमारा, पूरा सिस्टम डाउन नहीं है यहाँ पे। तो ये होता है फॉल्ट टॉलरेंस। अब फॉल्ट टॉलरेंस अचीव कैसे होता है? सबसे पहला आता है रिडंडेंसी, कि भाई आप एक जगह पे अपना डेटा ना रखो। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था पहले डेटाबेस का, वो एक सर्वर पे नहीं, अब वो 2 सर्वर पे है, मे बी 3 सर्वर पे रखा है, 4 सर्वर पे रखा, कि 2 सर्वर भी क्रैश हो गए, 4 में से तुम्हारे पास एटलीस्ट 2 सर्वर हैं अभी भी, कि हमारे सिस्टम के पास वो रहे रीड और राइट रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए। एक आता है फेल ओवर मैकेनिज्म, कि 4 में से 2 सर्वर्स डाउन हो गए, लेकिन सिस्टम ने ऑटोमेटिकली स्विच कर लिया सारी रिक्वेस्ट को उन 2 सिस्टम्स पे जो अभी अप हैं। अगला है रेप्लिकेशन, डेटा को कॉपी करके रखना, कि हमने 4 सर्वर्स पे डेटा रखा हुआ है, बट अब ज़रूरी तो नहीं है कि चारों सर्वर पे ही रिक्वेस्ट आए। भाई हो सकता है 5 रिक्वेस्ट पहले सर्वर पे आए, अगली 5 दूसरे पे, फिर 5 तीसरी पे और अगली 4 चौथी पे, तो 20 रिक्वेस्ट जो है वो 5-5 के हिसाब से बट गई। लेकिन जो चारों सर्वर्स का डेटा है वो आपस में सिंक होना चाहिए, ये होता है रेप्लिकेशन। फिर आता है ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, जो हमने पहले भी बात की थी, कि आपके सिस्टम का एक हिस्सा जो नीचे हुआ है तो सिस्टम उसे ग्रेसफुली हैंडल कर सके। ठीक है, मान लीजिए हमारी ऑर्डर सर्विस डाउन हो गई, तो अब यहाँ पे हमने सर्किट ब्रेकर का एक कॉन्सेप्ट होता है माइक्रो सर्विसेज में, कि अब जो भी रिक्वेस्ट हमारी जा रही थी, जैसे कार्ट से आप जा रहे थे ऑर्डर प्लेस करने पे, तो कार्ट सर्विस ने देखा कि ऑर्डर सर्विस तो डाउन है, वो रिक्वेस्ट कर ही नहीं पा रहा है, जो सर्किट लगा था वो ओपन स्टेट पे है, कोई रिक्वेस्ट जा नहीं रही है। तो यहाँ से यूज़र को एक अच्छा मैसेज हमने दे दिया, हमने जो डिसाइड किया हुआ है कि भाई फॉर सम रीज़न हमारा ये कुछ कारणों से नहीं चल रहा, आप कुछ समय बाद ट्राई करें। यदि आप इस तरीके से हैंडल नहीं करोगे तो फिर एक अलग से कुछ भी आ सकता है यूज़र को, जैसे टेक्निकली भाई मान लो स्टैक ओवरफ्लो एरर आ गया, या 50 सर्वर इंटरनल सर्वर एरर करके कुछ आ गया, तो रेदर देन कुछ ऐसा हो, बेहतर ये है कि हम खुद से ही यूज़र को एक अच्छा सा मैसेज प्रोवाइड करा दें कि आप कुछ समय बाद ट्राई कीजिएगा। एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी, की सिस्टम में जो भी एरर आ रहा है, जैसे हमने सर्किट ब्रेकर की बात की, तो सिस्टम ने खुद ही उस एरर को डिटेक्ट कर लिया कि हाँ यहाँ पे मेरी 2 रिक्वेस्ट गई, 3 रिक्वेस्ट गई, 4 रिक्वेस्ट गई, पिछले मान लीजिए 30 सेकंड में मेरी 5 रिक्वेस्ट गई, लेकिन वो फेल हो गई, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है सर्विस में, तो जो सर्किट बना हुआ था वो ओपन हो गया। ओपन हो गया माने मतलब ब्रिज ऊपर हो गया, अब आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आप सर्किट को इस तरीके से देखिए, और फिर उसके बाद उसने कभी 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद सर्किट ने फिर जाके ट्राई किया कि भाई अब क्या प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है, एक रिक्वेस्ट भेज के देखी, यदि आ गया तो माने सर्विस अप है, सर्किट डाउन हो गया, बाकी की रिक्वेस्ट जा रही हैं ऑर्डर वाले सिस्टम पे, और अभी भी रिक्वेस्ट वो फेल हो गई 5 मिनट के बाद, तो सर्किट फिर से खुला हुआ है, वो अब फिर 5 मिनट बाद सर्किट ट्राई करेगा। तो ये बेसिकली आपका होता है एरर डिटेक्शन, आपने किस तरीके से एरर डिटेक्ट किया और उस पर क्या प्रॉपर एक्शन लिया।
एक आखिरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक वर्कलोड है आपका, कि भाई हमने कहा 10 TPS का ट्रैफिक है या 20 TPS का ट्रैफिक है, और हमने कहा हमारे 2 कोर्स हैं या मे बी 64 GB की रैम है हमारे पास सिस्टम में, या 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, और ऐसे हमारे पास 4 सिस्टम्स हैं। तो ये जो एक लोड है, वर्कलोड है हमारा इतने ट्रैफिक का और इतने संसाधनों पे, कि हमारा क्या परफॉर्मेंस आ रहा है सिस्टम का। हमने देखा एक ऑर्डर हम प्लेस करने गए तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा कंफर्मेशन आने तक हमारे सिस्टम ने लेट्स से 200 मिलीसेकंड का टाइम लिया। तो ये हमारा परफॉर्मेंस है कि भाई हम मान के चलते हैं अब 20 TPS से यदि 40 TPS पे ट्रैफिक जाएगा और यदि यही इंफ्रा रहेगा हमारा, तो भाई हो सकता है 200 मिलीसेकंड ना रहे, वो 400 मिलीसेकंड हो, 500 मिलीसेकंड हो, और हमारा जो इंफ्रा है वो इतना हैंडल ना कर पाए लोड, जो हमारे 4 सर्वर्स थे इस कॉन्फ़िगरेशन के वो हैंडल ना कर पाए। 40 TPS पे हो सकता है 10% ट्रैफिक या 20% ट्रैफिक हो जिस पे टाइम ही ना मिल पाए उसको प्रोसेस होने का, वो टाइम आउट हो जाए या उसमें और कोई एरर रिक्वेस्ट आ जाए। तो ये बेसिकली होता है हमारा परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में क्या एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे, क्या की चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। एक होता है रिस्पॉन्स टाइम, कि भैया एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए कितना समय लगा। हो सकता है 100 मिलीसेकंड लगे, 200 मिलीसेकंड लगे या 1 सेकंड लगे। थ्रूपुट, थ्रूपुट माने 1 सेकंड में सिस्टम कितने सारे हमारे ऑपरेशंस को या ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकता है। मान लो एक API हमारी, हमने कहा वो 100 कॉल्स हैंडल कर सकती है पर सेकंड या मे बी 200 कर सकती है। लेटेंसी, लेटेंसी बेसिकली होती है कि कितना डिले लगा है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बीच में कितना समय लग रहा है, कि या यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी लेकिन उसको मान लीजिए 100 मिलीसेकंड लगे या 200 मिलीसेकंड लगे रिस्पांस आने में। रिसोर्स यूसेज के भी आपका CPU है, मेमोरी है या बैंडविड्थ है या आपका स्टोरेज है, ये नॉर्मल लोड पे और पीक लोड पे कितना आपका यूटिलाइजेशन हो रहा है। कि भाई हमने कहा 20 TPS के ट्रैफिक पे मेरी जो रैम थी 64 GB की, मैंने कहा भाई उसका 70% यूटिलाइजेशन था। अब लेकिन ट्रैफिक जैसे 25 TPS आ गया तो यूटिलाइजेशन बढ़ के 80% हो गया, 85% हो गया। कॉन्करेंसी माने सिस्टम की जो काबिलियत है कि वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को ना साइमल्टेनियसली माने एक साथ हैंडल कर पा रहा है एक ही टाइम पे। कि भाई मान लीजिए 1000 यूज़र लॉगिन है हमारे सिस्टम पे, लेट्स से IRCTC पे 1000 यूज़र एकदम से 10 बजे लॉगिन हो गए तत्काल बुक कराने, या 2000 हो गए, तो सिस्टम 2000 यूज़र्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पा रहा है। तो ये होता है आपका कॉन्करेंसी। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का डिस्कशन था वो समाप्त होता है। एक क्विक रिकैप करते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमारे सिस्टम को क्या करना चाहिए, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमारे सिस्टम को किस तरीके से काम करना चाहिए और किस तरीके से उसे बिहेव करना चाहिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे भी ऐसे जानकारी से भरी वीडियोस को देखने के लिए। और इस वीडियो पे यदि आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।